आइए प्यारे बच्चों, पेपर नंबर 14, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए इनटू बी। प्यारे बच्चों, अगर आपको ए सेट में और बी सेट में काउंटिंग में एलिमेंट्स इक्वल दिए गए हैं, ए सेट में बी सेट में काउंटिंग में एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं, तो ध्यान रखना जब इन दोनों में काउंटिंग इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में एंड नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बी में, दोनों की काउंटिंग एग्जैक्टली सेम है, तो जितनी वैल्यू यहां पे आपको दी गई है 3 फैक्टोरियल यानी 6, दैट विल बी योर आंसर फॉर इंजेक्टिव। सर यही आपके इतने फंक्शन इंजेक्टिव बनेंगे, सर इतने ही फंक्शन आपके सर्जेक्टिव बनेंगे, और सर इतने ही फंक्शन आपके बाइजेक्टिव बनेंगे। सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर ए सेट और बी सेट में काउंटिंग में एलिमेंट्स इक्वल हो, तो सर जितनी काउंटिंग ए और बी में चल रही है, जितनी भी वैल्यू एलिमेंट्स की है, उतने फैक्टोरियल आंसर ले लिए, उतने ही इंजेक्टिव, उतने ही सर्जेक्टिव, उतने ही बाइजेक्टिव बनेंगे बेटा। बट ध्यान रहे दोनों में काउंटिंग एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। द मैट्रिक्स हैविंग 6 एलिमेंट्स इन टोटल। एक ऐसी मैट्रिक्स दी गई है जिसमें टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने चल रहे हैं बेटा? 6 एलिमेंट्स की काउंटिंग 6 है, लेकिन आपको यह नहीं बताया गया सर कि काउंटिंग जो एलिमेंट्स की 6 है उसका ऑर्डर क्या चल रहा है। और ईच एलिमेंट, सर हर एक एलिमेंट की वैल्यू या तो 1 है या 3 है। मान लिया मैट्रिक्स ए है, टोटल एलिमेंट्स की काउंटिंग, टोटल कितने एलिमेंट्स दिए गए इसमें? अब 6 अगर एलिमेंट्स है तो सर इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर क्या हो सकते हैं? 1/6, 2/3, 3/2, अदरवाइज ये 4 डिफरेंट ऑर्डर है जो मैट्रिक्स के पॉसिबल है। ऐसे केस में कह रहा है कि सर अगर मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट या तो 1 होगा या 3 होगा, ऐसे टोटल कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं? यार 1/6 का अगर मैं ऑर्डर लूं ABCDEF, तो 6 एलिमेंट्स यहां चल रहे हैं और हर एक एलिमेंट की वैल्यू या तो 1 होगी या 3 होगी। कितने ऑप्शन है यहां पे पहले बताओ जरा? 1 और 3, 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शन सर, 2 ऑप्शन इसकी हैं, 2 ऑप्शन इसकी हैं, 2 ऑप्शन इसकी हैं। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनेंगी जिसका ऑर्डर तो 1/6 है, लेकिन एलिमेंट्स या तो 1 या 3 में से कोई होगा। दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, 2 को मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? कितने बन जाएंगी? तो 64 मैट्रिसेस होंगी जिनका ऑर्डर 1/6 होगा। 64 मैट्रिसेस आपकी इस ऑर्डर की होंगी, 64 इस ऑर्डर की, 64 इस ऑर्डर की और 64 इस ऑर्डर की। 6 एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं, तो 6 एलिमेंट्स के लिए तो मैट्रिक्स का ऑर्डर ये भी हो सकता है, ये भी, दिस वन, दिस वन। टोटल कितनी मैट्रिसेस हो गई? 256। कितनी मैट्रिसेस हो गई? 256। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से देख लो। आमतौर पे बच्चे इनमें से कोई एक ही केस करके आएंगे, उनकी अटेंशन इस पे नहीं जाएगी कि ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ये एलिमेंट्स की काउंटिंग दी हुई है, ऑर्डर नहीं दे रखा। इसी तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया, लेकिन वहां पे ऑर्डर भी स्पेसिफाई कर रखा है। इनमें से किसी एक ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है, जबकि यहां ऑर्डर कई चल रहे हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। सर ए मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर जिसका ऑर्डर आपको दे दिया गया 3/3, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये गिवन है 4, देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये निकालना आपने। प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स अगर मिले P, तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है सर? P का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n-1। अब अगर P मैट्रिक्स के प्लेस पे ये आ रहा है एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, तो प्यारे बच्चे जाएगा A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर n, ऑर्डर कितना दिया हुआ है? P। तो सर ये आ गया A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट रेज़ टू पावर 2। अब आपको ये भी पता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो, दोनों सेम होते हैं। तो सर ये क्या बन जाएगा हमारा? अब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 4 है, तो सर ये क्या आएगा? 4 का रिजल्ट 16, राइट?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एक नहीं बहुत सारे बन सकते हैं, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में बन सकते हैं। ध्यान से देखिए सर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, तीन कॉस इनवर्स का सम किसके इक्वल है? अब ये बताओ कॉस इनवर्स की जो लिमिट्स है क्या होती हैं? क्या लिमिट से लाई करता है कॉस इनवर्स? 0 से लेके, सर ये भी कॉस इनवर्स है, ये भी कॉस इनवर्स, ये भी कॉस है, तीन कॉस इनवर्स का सम 3 पाई तभी होगा जब तीनों की वैल्यू पाई होगी। अगर एक पाई है, दूसरा पाई है, तीसरा पाई नहीं है, तीसरा पाई से कम है, तो उन तीनों का सम 3 पाई तो होगा ही नहीं। तो सर तीनों का सम अगर आपके पास 3 पाई है, इट मींस कॉस इनवर्स एक्स, सर ये भी पाई के इक्वल, कॉस इनवर्स वाई, प्यारे बच्चों ये भी पाई के इक्वल, एंड कॉस इनवर्स जेड ये भी आएगा पाई के इक्वल। तो एक्स क्या बन जाएगा यहां से? वाई की वैल्यू, ऐसे प्यारे बच्चों जेड आ गया कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है? -1 -1 -1। तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू -1 है। तो सर अगर एक्स वाई जेड तीनों -1 है तो ध्यान से देखिए सर ये बन जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1 एंड ये -1। तो 1 + 1 + 1 और ये -1, रिजल्ट 2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में कर दिया चेंज, सर आपको क्वेश्चन में कर दिया गया चेंज, इसको लिख दिया गया 0, लिख दिया 0। सर कॉस इनवर्स की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगी? मतलब पॉजिटिव, मिनिमम 0। अब ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, तीन पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करके 0 सिर्फ तभी बनेगा जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0। क्या होगा? तीनों की वैल्यू 0 के इक्वल। कॉस इनवर्स एक्स भी 0, कॉस इनवर्स वाई भी 0, कॉस इनवर्स जेड भी 0। नेगेटिव तो कोई भी नहीं है ना इसमें से भाई, एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता, कैंसिल आउट होके तीसरी टर्म अपने आप कॉस इनवर्स बन सकती थी 0, बट ऐसा नहीं है। बट तीनों की वैल्यू हमें पता है पॉजिटिव ही आएगी। सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और तीन पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करके 0 कब बन सकता है? बन ही नहीं सकता, एक ही कंडीशन में, जब तीनों ही 0 होंगे। तो ये टर्म भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी? cos 0, y भी आएगा cos 0, z भी आएगा cos 0। क्या आएगी तीनों की वैल्यू? 1 1 1, उसके अकॉर्डिंग। आ जाओ अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0। सर f ऑफ 0 की वैल्यू बतानी है, ठीक है जी, बता देंगे आपको भी थोड़ी देर में। जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 0 पे, अगर ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0, अगर फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा तो 0 पे कॉन्टिन्यूस होने की कंडीशन क्या होती है? इट मींस लिमिट x अप्रोच 0, f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए? फिर वो, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, इसका आंसर बताना है, मतलब इसका आंसर बताना है, तो अब ये निकाल लो यार। क्या आ गया? लिमिट x अप्रोच 0, फंक्शन दिया सर e⁻² 2x, 3⁻² 2x अपॉन में, मैंने आपको कहा था एमसीक्यू क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर ये वैल्यू अप्लाई करने पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0/0 बन रहे हैं, अगर लिमिट की वैल्यू अप्लाई करने पे आपको 0/0 की फॉर्म मिल रही है, न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर, तो ये फॉर्म आप ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। क्या बन रहा है 0? पहले चेक करो, e⁻0 1, 3⁻0 1, 1 - 1 क्या होगा? बिल्कुल ये फॉर्म बन रही है। फिर क्या बताया था ऐसे केस में कि न्यूमरेटर में डेरिवेटिव अलग लो, डिनोमिनेटर में अलग लो, और ये वैल्यू लिमिट की डायरेक्ट अप्लाई कर दो। लेना डेरिवेटिव इसका क्या आएगा? 2e⁻²x, a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x log a, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x का डेरिवेटिव, ये तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ गया, डिनोमिनेटर का। अब ये लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रख दो बेटा। क्या था आंसर? बन गया सर ये 2
-2 log 3, 2 कॉमन ले दो, 1 माइनस log 3, 1 क्या होता है सर, log E1 होता है। क्या बन गया आंसर? ट्वाइस ऑफ log E/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सर फंक्शन इंक्रीज कहां करेगा? वही करेगा इंक्रीजिंग जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, एक पॉजिटिव। डेरिवेटिव शुड बी ए पॉजिटिव वैल्यू। चलो चेक करें बेटा, कहां इंक्रीजिंग आता है। आपने डेरिवेटिव लिया बेटा एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x प्लस पाई बाय 4 का डेरिवेटिव। अब सर आपके सामने है 3 अलग अलग केस हैं, ऑप्शंस अलग अलग हैं। पहला इंटरवल दिया गया x की वैल्यू 3 पाई बाय 8 से लेके 5 पाई बाय 8, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिया गया सर x की वैल्यू पाई बाय 8 से लेके कहां तक, ऑप्शन नेक्स्ट में दिया गया सर x की वैल्यू 5 पाई बाय 8 से लेके 7 पाई बाय 8। अब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंड से इस पे करेगा कि सर ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसको नोटिस करना है कि एंगल किन लिमिट्स में है। हमें किसकी लिमिट्स है अभी, हमें किसकी लिमिट चेक करनी है, इसका क्वाड्रेंट वही बताएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये एंगल की फॉर्मेशन चेक कर लो यहां पे कि किन लिमिट्स में आ रहा है। एक्स के मल्टीपल में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बेटा। एडिशन में क्या है, 5/4 इसमें ऐड किया, तो इसमें ऐड किया और इसमें ऐड किया बेटा। तो ये वाला जो एंगल जो है 180 से 270 के बीच में आ रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में तो कॉस क्या होता है, फंक्शन तो डिक्रीजिंग बनेगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। सेम एंगल यहां पे बना लो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ऐड किया पाई बाय 4, पाई बाय 2, 2x प्लस पाई बाय 4, यहां ऐड किया तो बेटा। अब बताओ ये वाला एंगल 90 से 270 के बीच में है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में कॉस नेगेटिव होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और इसको भी चेक कर लो, 2 से मल्टीप्लाई, सर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऐड किया पाई बाय 4, ऐड किया पाई बाय 4। अब बताओ किन लिमिट्स में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2x प्लस पाई बाय 4 के 270 से लेके 360 तक है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बेटा ये ऑप्शन करेक्ट है, आपका ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, चारों में से कौन से चेक करना है। टेन भी है और सीकेंड भी है। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, जबकि यहां क्या दिया हमें, सीकेंड की डिग्री 4। तो एक काम करो, इसमें से सीकेंड स्क्वायर एक्स अलग कर लो। सर 10⁵, इसको हमने सीकेंड स्क्वायर को अलग किया इसमें से, बाकी सीकेंड स्क्वायर को अगर हम चेंज कर लें 1 प्लस 10 स्क्वायर, अब 10x को t सब्स्टिट्यूट करें तो डेरिवेटिव है ये, डिफरेंशिएट किया बड़ा सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो यही इंटीग्रल बन गया आपका t की पावर 5, 1 प्लस t की पावर 2, ब्रैकेट ओपन किया तो सर t रेज़ टू पावर 5 प्लस t रेज़ टू पावर 7, इंटीग्रेशन t की पावर 6 बाय 6, t की पावर 8 बाय 8 प्लस c, क्या था t, तो फाइनल आंसर सी ऑप्शन आ गया बच्चों।
सर वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, दिस इज ए वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल दिया गया, ओके। एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा जीरो नहीं है, बाकी जो मर्जी हो सकता है, लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी लैम्डा की वैल्यू ऑल रियल नंबर में से कुछ भी हो सकती है, राइट, यही कह रहा है क्वेश्चन में, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, प्यारे बच्चों लैम्डा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर कब होगा ये बताना है, कौन सी कंडीशन के लिए। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सर इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यानी लैम्डा का ऊपर मॉड वेक्टर ए का मॉड क्यों लगाया सर, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो मॉडुलस ऑफ लैम्डा एंड ये सर ये ए दैट इज इक्वल टू 1। अब बताओ ए और लैम्डा में क्या रिलेशन बन रहा है, ए किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन लैम्डा का मॉडुलस, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है, हर बार सी नहीं आएगा, रट के मत बैठो, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दे देगी बेटा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या चाहिए पहले, सर ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी किसके इक्वल है, क्यू किसके इक्वल है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा उसने, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, पी का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर cos x सर x भी दे दिया और y भी दे दिया, देन dy बाई डी एक्स निकालना, क्या रहा है पैरामीट्रिक फॉर्म है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, करें साथ साथ। सर x दिया गया आपको a cos क्यूब, y आपको दिया गया सर b साइन क्यूब, dy बाई डी एक्स के लिए पहले dx बाई डी थीटा लिया आपने, क्या होगा डेरिवेटिव 3a इंटू कॉस का डेरिवेटिव, चेन रूल लगाते हुए, एंड सर dy बाई डी थीटा के लिए डेरिवेटिव ऑफ दिस 3b साइन स्क्वायर, चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन का डेरिवेटिव, तो सर dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, तो 3b साइन स्क्वायर इंटू में कॉस ओवर माइनस 3a साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन से साइन कॉस से कॉस, तो माइनस b अपॉन a टेन थीटा आ गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कैसे निकालते हैं दो लाइन के बीच में एंगल, क्या फॉर्मूला होता है, डूब के मर जाए, चल शाबाश, b1 डॉट b2 क्या बोला था, चल बता इसमें से ए और बी क्या है फिर अब, अच्छा नहीं नहीं, अब यहाँ फॉर्मूला में ये रखूं ए, अच्छा जनरल फॉर्मूला में, L1 लाइन वेक्टर आर 3i माइनस 2j प्लस 6k कैप लैम्डा टाइम 2i प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये फर्स्ट लाइन है बेटा। सर ये होता है a1 वेक्टर लैम्डा टाइम b1 वेक्टर। उसी तरह से सर सेकेंड लाइन
वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप म्यू टाइम्स 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस 3D के अंदर इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर, एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। कभी भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर होते हैं लाइन की कुछ में, उनके बीच में एंगल निकाला जाता है। सर ये गई आपकी फर्स्ट लाइन, ये गई आपकी सेकेंड लाइन, इन दोनों बीच में ये एंगल निकालना है। अब इस लाइन का पैरेलल वेक्टर गया ये आपका, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर गया आपका ये है B1 वेक्टर और ये है सर B2 वेक्टर। तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में वही एंगल उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कभी भी दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो उनके जो पैरेलल वेक्टर हैं उनको यूज करके उनके बीच में एंगल निकाल देना। अब ये वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा था आपने डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं हम, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। लेकिन वहां पे ये मॉड नहीं आता था, यहां क्यों आ रहा है सर? यहां इसलिए आ रहा है क्योंकि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालेंगे, दिस लाइन है तो एक एंगल यहां आएगा, दूसरा एंगल यहां भी आएगा बेटा। तो ये मॉड जो लगाया गया ये दोनों एंगल्स को कवर करने के लिए लगाया गया। कभी भी आपको 3D में दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला तो ये मॉड मत भूलना बेटा। अगर आपको कहता है एक्यूट एंगल निकालो दोनों लाइंस के बीच में तो ये मॉड हटा के प्लस का साइन ले लेना है। ऑब्ट्यूज एंगल निकालना है दोनों लाइंस के बीच में तो मॉड हटा के माइनस का साइन लेना है। एक्यूट और ऑब्ट्यूज कुछ नहीं बता रहा कि कौन सा निकालना है, तो मॉड लगा रहेगा, मॉड रहना चाहिए, दोनों एंगल कवर्ड होंगे उसमें, ध्यान रखना है। तो सर यहां पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है ये ध्यान रखना, ये है B1 वेक्टर, दूसरा है ये B2 वेक्टर। तो cos थीटा क्या होगा हमारे पास, दिस डॉट दिस, B1 का डॉट B2 के साथ, ये B1 है ये B2 है, क्या आ गया सर ये 12 प्लस 3 प्लस 4 मॉड में डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4 एंड दिस इज 36 प्लस 9 प्लस 4। तो कितना आ गया मॉड में 19 अपॉन 3 इंटू 19 बाय 21, 19 बाय 21 किस में आ रहा है, डी। मॉड तो नहीं लगाया, बाकी ऑप्शन तो कहीं मैच नहीं करी, मॉड लगना चाहिए वैसे, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हम्म हम्म ला ला ना ना ना, चलो आ जाओ। -2 से लेके 2 तक आप तो कर ही नहीं रहे, क्या बात है, शाबाश। आ जाओ इधर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसे पता चला, ऊपर से पता चला, क्या ऊपर से पता चला, -a to a है तो इवन ऑड चेक करेंगे, डिनोमिनेटर में 6, बदतमीजो। आंसर क्या है, ऑड फंक्शन है, मैं कोई पढ़ा नहीं सकता। A vector of magnitude 6 unit which is perpendicular to both these two, दोनों पे परपेंडिकुलर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, किसका मैग्नीट्यूड 6 है पहले चेक करो, सबका है या नहीं है, सबका है, राइट। अब सर दोनों पे परपेंडिकुलर हो, कोई भी वेक्टर जो इन पे परपेंडिकुलर उसका डॉट इसके साथ क्या आना चाहिए, फिर 0। सर चेक करना, -2 4 और -4 का डॉट इसके साथ 0 आ रहा है, पहला ऑप्शन चेक करो जरा, -2 -4 नहीं आ रहा, पहले का दो, फर्स्ट का नहीं आ रहा ना, तो पहले ऑप्शन का डॉट प्रोडक्ट तो 0 नहीं बन रहा, इसलिए ये नहीं होगा। अगला चेक करो, सर इसका डॉट इसके साथ तो -4 -4 +8,
इसके साथ 0 है, अगले के साथ चेक करो, दोनों के साथ होना चाहिए ना। क्या रहा है, -8 -4 आ रहा है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। कहां से? द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। तो चलो सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालें। 3x⁴ -4x³ + 5। सर डेरिवेटिव लिया आपने, सर 12x² कॉमन, ये है डेरिवेटिव। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पहला स्टेप क्या होता है कि डेरिवेटिव उस पर 0 होता है, और जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होता है, उनमें से कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर हो सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन होती है कि उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में डेरिवेटिव का साइन नहीं बदलता। अब अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो आ रही है 0 और दूसरी क्या आ रही है 0 के लेफ्ट में और राइट में। सर 0 के लेफ्ट में और राइट में इनमें से पहले कौन सी क्रिटिकल वैल्यू लेनी है ये भी चेक करो। क्या ये दोनों इस इंटरवल में आ रहे हैं? सर बिल्कुल आ रहे हैं। अब 0 के लेफ्ट में अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं, लाइक मैंने लिया सर -0.10, यहां लिया 0.10, सर यहां रखूंगा तो स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा दोनों में, -0.10 यहां रखूंगा तो नेगेटिव, 0.1 यहां रखा तो भी नेगेटिव। यानी सर ये 0 के लेफ्ट की वैल्यू रखो या राइट की, डेरिवेटिव का साइन नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा, चेक कर रहे हैं। ओके, तो सर 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, करेक्ट ऑप्शन बी। कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है? पहली कंडीशन डेरिवेटिव होता है उस पर 0, और उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में जब आप डेरिवेटिव का साइन निकालेंगे तो डेरिवेटिव का साइन नहीं बदलेगा, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो बच्चों अगला केस, रेंज निकालनी है इसकी। तो रेंज के लिए पहले x को y के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सर x स्क्वायर आ गया 25 माइनस, और x क्या आ गया सर, लो जी रेंज निकालने का पहला स्टेप, x को y के टर्म में बदल दिया आपने। एंड सर x की वैल्यू रियल तभी आएगी जब रूट के अंदर की क्वांटिटी 25 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। 25 माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब तो 25 किससे कट होना चाहिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 से लेस देन है, ध्यान रखना सारे स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से लेस देन है तो वाई की वैल्यू क्या होती है, -a से। तो सर यहां आएगा वाई की वैल्यू कहां से कहां तक, लेकिन इनमें से लेनी वो वैल्यू है जो इसके अकॉर्डिंग हो। क्या y कभी भी यहां पर पॉजिटिव आएगा, ध्यान से देखो, y ऑलवेज क्या आना चाहिए। तो इनमें से वो वैल्यूज आपने लेनी है जो नेगेटिव हैं, और नेगेटिव कहां से कहां तक है, -5 to 0, ऑप्शन चलिए बच्चों, cos इनवर्स cos 5 का आंसर बताना है। सर cos इनवर्स की वैल्यू किन लिमिट्स पर होती है, 0 से लेके पाई, पाई का मतलब 22/7, 3 पॉइंट, यानी cos इनवर्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होनी चाहिए, 0 से लेके, ओके चेक करो किस में आ रही है, ये 5 आ रहा है उन लिमिट्स में, नहीं आ रहा। पाई का मतलब है सर 3.14, 3.14 में से 5 लेस कर दें अगर, तो क्या जो वैल्यू आ रही है वो इन लिमिट्स में आ रही है, नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही।
2 पाई 2 इंटू में 3.14 माइनस 5 द वैल्यू इज कितनी आ रही है 1.28 क्या उन लिमिट्स में आ रही है ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन A bag contains 5 white and 3 black balls. 4 balls are successively drawn from the bag and not replaced. 4 बॉल निकाली गई हैं और रिप्लेस नहीं की विदाउट रिप्लेसमेंट से 4 बॉल्स निकाली गई हैं द प्रोवाइड दैट दे आर अल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर अलग अलग कलर की बॉल्स आनी चाहिए अल्टरनेटली ये भी कह रहा है वो यानी कि सर पॉसिबिलिटी क्या है फिर सर पहले व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक या पहले ब्लैक फिर व्हाइट फिर ब्लैक फिर व्हाइट तो सर पहली बॉल व्हाइट कलर की है चांसेस क्या होंगे क्या एक बॉल कम हो गई रिप्लेस तो नहीं कर रहे ना काउंटिंग कम हो गई एक और कौन सी कम हुई है व्हाइट अगली ब्लैक आनी चाहिए अब दोनों की एक एक कम हो चुकी है बॉल एक कम इसकी भी हो चुकी है एक इसकी भी अगली व्हाइट आया 4/6 अगली व्हाइट और ब्लैक या पहली ब्लैक आए पहली ब्लैक के चांसेस 3/8 अगली व्हाइट फिर से ब्लैक नेक्स्ट व्हाइट राइट पहले ब्लैक कितनी थी एक निकल गई तो अगली में ब्लैक में कितनी होंगी चांसेस कितने हो गए अब सर 4 2 8 यहां भी कैंसिल आउट 4 2 8 यहां भी कैंसिल आउट 3 से ये भी कैंसिल आउट यहां 3 से यहां भी ये कैंसिल आउट 5 से 5 कैंसिल आउट 1/14 सर 1/14 2/14 इसका मतलब 1/7 ऑप्शन and the next the solution set of the equation 3x plus 5y सर 3x plus 5y less than 7 इक्वल नहीं है ध्यान से देखो इक्वल नहीं है तो लाइन तो बनेगी डॉटेड डॉटेड का मतलब जो भी लाइन आप बनाएंगे उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो इसका पार्ट नहीं बनेंगे इसके एरिया में नहीं आएंगे और क्या सर पढ़े अब इसका जो रिजल्ट है द होल XY प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन दिस भाई अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूं तो आपके पास लाइन ये चली गई 3x plus 5y is equal to 7 लेकिन सर आपको तो लाइन डॉटेड बनानी थी लाइन डॉटेड बनाने का मतलब क्या होता है कि इस लाइन के ऊपर के जितने भी पॉइंट हैं वो इस एरिया में शामिल नहीं होंगे इसका मतलब ये होता है क्या इसमें पूरा XY प्लेन आ रहा है शेडिंग कहां पर होगी इसकी बताओ टुवर्ड्स ओरिजिन क्या इसमें पूरा प्लेन ग्राफ पेपर आ रहा है नहीं आ रहा अगला पढ़ो क्या कह रहा है होल XY प्लेन along with the point lying on the line इसमें क्या पूरा प्लेन आ रहा है इंक्लूडिंग दिस लाइन नहीं ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ द लाइन क्या हाफ प्लेन आ रहा है कंटेनिंग ओरिजिन है एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन तो सर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ सी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है कितने हो गए पल्ले बड़ा कुछ है इधर सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कुछ कर रहे हैं इधर इसमें चलो जी अगला क्वेश्चन सर फंक्शन दिया R2R दिस इज इंजेक्टिव इंजेक्टिव है ये सर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वेट करें तो सर ए क्यूब आ गया किसके इक्वल क्या ए बी के इक्वल होगा पक्का होगा सर इंजेक्टिव दिस इज ट्रू बिल्कुल ठीक है सर और कह रहा है सर दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल है दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई फॉर एवरी एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू दिस सेट राइट या रॉन्ग एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी ए और बी किस में से लेते हैं हम क्या इसी में से लिए गए हैं वो कंडीशन बिल्कुल करेक्ट और ये इसका सर रीजन भी है राइट ऑप्शन ए
लास्ट आगे बढ़े इसका, देखो 2x 8 5 और x, ये दिया गया सर आपको 6 7 -2 और 3, क्या करेक्ट है ये? चलो चेक करें। 2x² -40 18 + 14, 2x² किसके इक्वल, कितना आ गया 32 72, x आ गया +-6, अरे ये तो ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू। आगे कह रहा है ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ए अगर 4 है, डिटर्मिनेंट बी अगर दिस है, तो 2ab का डिटर्मिनेंट ये होगा। सर 2ab का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? 2 को बाहर लेंगे तो 2 की बाहर, पता नहीं आपको? 2 की बाहर आएंगे मतलब 2 की बाहर 3, एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ए एंड डिटर्मिनेंट। प्यारे बच्चों क्या रिजल्ट आ रहा है इसका? 8 × 4 × 6, कितना आ गया? सर ये भी ट्रू है, बट दिस इज नॉट द रीजन ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन बी। ओके